नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से एक सुर में एक ही आवाज बार बार कि क्या फिर से उसके अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत को इलाज करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में अगर ड्रोन के जरिए, सूत्रों की माने तो चीन से ये ड्रोन खरीदे गए थे, ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये संकेत खतरे का बड़ा है और भारत इस खतरे की गंभीरता को समझ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि हम आखिर पाकिस्तान को फिर से कैसे जवाब देंगे और ऐसी हिमाकत उसने की कैसे, अलर्ट होने के बावजूद ऐसी घटना घटी कैसे, इन सब पर बातचीत करेंगे। कई राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके जरिए आप समझेंगे कि आधी रात पाक की ये नापाक साजिश आखिर क्या थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तारीख 28 सितंबर 2016, पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। तारीख 26 फरवरी 2019, पाकिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक। आतंक और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से ऐसी ही कड़वी हिंदुस्तानी दवा की सख्त जरूरत है। वजह है जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाके, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात 1:42 पर। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेलीपैड इलाके में धमाकों के लिए आईईडी का इस्तेमाल हुआ, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया। हालांकि आईईडी ब्लास्ट में जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन साजिश बेहद खतरनाक है। इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए भी होगा क्योंकि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक के आतंकी संगठनों ने हाल ही में चीन से ड्रोन की खरीद की है। चीन से खरीदे गए ड्रोन की भार ढोने की क्षमता 20 किलो है और वो 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों में ड्रोन से खास जगहों पर आईईडी गिराने की ट्रेनिंग दी गई है। आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुली इफेक्टिव नहीं है। इंडियन नेवी स्मार्ट शूटर स्मैश 2000 प्लस खरीदने की कोशिश कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के लिए स्मार्ट शूटर इजराइल से खरीदने के लिए कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है, बट वो फुली तरह से अभी इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सियासी प्रक्रिया को रास्ते पर लाने के लिए मीटिंग के बाद वो बौखलाया हुआ है। एक ही टेबल पर पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को देखकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में कभी अमन चैन आए, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या फिर सामाजिक। 24 जून को कश्मीर में अलर्ट जारी हुआ था कि पाक आतंकी ड्रोन से हमले कर सकते हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता में ये दोनों के साथ साथ आंतरिक व बाहरी सुरक्षा भी है। किसी भी ऐसी घटना को हम अनसीरियस नहीं लेंगे। एक एक चीज की जांच की जाएगी और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जम्मू के जिस एयरफोर्स स्टेशन में दोहरा धमाका हुआ है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की हवाई दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर की है। मतलब इतनी दूरी ड्रोन से आसानी से पूरी की जा सकती है। चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो बैलून्स हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमारे एडवर्सरी को, यहाँ पर पाकिस्तान को, एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की हरकत करने के बाद डिनाई करने का एक रूम मिलता है। उत्तर भारत के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर डबल ब्लास्ट के बाद पठानकोट, श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट और अवंतीपोरा एयरबेस को
हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनएसजी, एनआईए और स्पेशल फोर्सेस की टीमें जम्मू के एयरबेस पहुंच चुकी हैं। कश्मीर के आईजी ने एनएसजी, एयरफोर्स निदेशक, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के साथ आपात बैठक की। सवाल है कि अगर पाकिस्तान इसके पीछे है तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत के इस हाई सिक्योरिटी सैन्य संस्थान को निशाना बना सके। सवाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी है कि अलर्ट जारी होने के बावजूद कैसे कोई 2 धमाकों को अंजाम दे पाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राव भट्ट साहब जो कि वरिष्ठ नेता हैं पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक, बहुत दिनों बाद आप आए हैं हल्ला बोल में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ जीडी बख्शी साहब। 24 जून को जब भारत सरकार तमाम पार्टियों के साथ, प्रधानमंत्री ने न्योता दिया था और पार्टियों के साथ बातचीत कर रही थी यहां दिल्ली में, तो यह आशंका थी कि यह पाकिस्तान को हजम नहीं होगा, अपने आतंकी संगठनों को वो सक्रिय करेगा। लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटती है। पहले तो समझाइए ये कैसे हुआ है और फिर जाएंगे कि इलाज कैसा इसका होना चाहिए। जनरल बख्शी। देखिए, सैनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और डेंजरस एस्केलेशन, ठीक है। ड्रोन के साथ ये स्ट्राइक हुआ है। जब सुबह विजुअल्स आए तो बिल्कुल क्लियर था कि वो छत के थ्रू वो गया है। अगर कोई पैदल आता है तो वो छत पे चढ़ के बॉम्ब नहीं लगाएगा, नहीं तो वो सिल्यूएट हो जाएगा और मारा जाएगा। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और हमने देखा है कि 3 महीने पहले पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर हमसे सीज फायर की मांग की थी, क्योंकि हमारी मीडियम आर्टिलरी शेलिंग, हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की पनिशमेंट से उसने सीज फायर की मांग करी। हमको तब भी दाल में कुछ काला लगा। अब हमको विश्वास हो गया है कि जब भी पाकिस्तान शांति की बात करता है, आपको दाल में काला करना चाहिए और चोरे में पीट के घूमने का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया है ये जो शांति उसको मिली है टेररिज्म को दोबारा बहाल करने के लिए, और उसका जो टेक्निक उसने इस्तेमाल शुरू की है तुर्की और चीन से खरीदे गए ड्रोन्स के जरिए, वो हथियार, पिस्टल्स, AK-57, AK-47 एमिनेशन ऐसा और ड्रग्स जो है वो लगातार ड्रोन से पार करने की कोशिश करता है। लेकिन आज सुबह जो हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। अब सबको याद होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में बड़ा सक्रिय जो रोल प्ले किया था वो ड्रोन्स ने प्ले किया। और अगर पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश करता है, ये दूसरी बात विफल रही, कोई जानी माली नुकसान नहीं कर पाया। बट द फैक्ट दैट ही हैज डन दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। और हमको पाकिस्तान को हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अब 30 साल हमने ये सह लिया तमाशा आतंकवाद का, अब हम डिफेंसिव रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा। फिर उसने हिमाकत की, पुलवामा में बालाकोट की स्ट्राइक हुई, 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा। अब फिर ये चुलबुली, इनको पीरियोडिक खुजली होती है। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। वी हैव टू रिन्यू द लेसन, वी हैव टू रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज अक्रॉस द बॉर्डर। रक्षात्मक होकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ पैर बांधने की इनिशिएटिव, पाकिस्तान को सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं। हमने बड़ा अच्छा, हमारी सरकार ने सिलसिला शुरू किया है। तुम यहाँ 10 लाशें गिराओगे, आपकी 100 गिरेंगी आपके इलाके में। हम डिफेंस होके नहीं लड़ेंगे। अब पानीपत सिंड्रोम को आप भूल जाए। सैयद जफर इस्लाम साहब को दिखाइए इनके साथ। हाँ। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इसका जवाब बहुत सीधा है। इसका जवाब है कि पुलवामा के लेसन, बालाकोट के लेसन
सर्जिकल स्ट्राइक के लेसन, फायर असॉल्ट के लेसन तो एक बारी फिर से पुख्ता करने की, दोहरा देने की जरूरत है। जिसको जितना चाहिए उतना हम वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन वी विल नॉट टॉलरेट कि आप हमारे इलाके में भारतीय खून का एक कतरा भी बहाओ, लेट दैट बी वेरी क्लियर। ये वो भारत नहीं है कि जो चुपचाप सह लेगा। वी विल गिव इट बैक एंड इन गुड मेजर। चाहे चीन के ड्रोन आए हों, चाहे तुर्की के ड्रोन आए हों। बिल्कुल। रविंद्र रैना जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल बख्शी जी बिल्कुल, जनरल बख्शी, रविंद्र रैना भी बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के। लेकिन मैं सैयद जफर इस्लाम साहब, सांसद जी, आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, क्या कर रही है आपकी सरकार? सवाल ये है कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपके एक एयरफोर्स स्टेशन पर वो ड्रोन से अटैक करते हैं, ये कैसे हुआ? ये क्योंकि किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया होगा, उसमें लगता है बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन आपकी सुरक्षा एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हुआ और क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए अंजना जी, आपने जो सवाल उठाया है वो जायज सवाल है। इसकी जानकारी तहकीकात के बाद ही देनी पड़ेगी। तहकीकात हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो जनरल बख्शी साहब ने कहा, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उन्होंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अब हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं देखा जाता है जो कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर रहेगा और डिफेंसिव अप्रोच रहेगा। ये एक दूसरे तरह का भारत है जहां एग्रेसिव स्ट्रेटेजी हमने डेमोन्स्ट्रेट की है और जब भी जरूरत पड़ी है हमें डेमोन्स्ट्रेट करने में जरा सा भी गुरेज नहीं होता, हम कोताही भी नहीं करते हैं। ऐसी बात है कि ये जरूर पाकिस्तान बौखला गया है जब से आपने देखा है कि जो पीस और अमन का जो इनिशिएटिव जो शुरू किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हमारे JNK के जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो भी अटेंड कर रहे थे, वो भी इस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालेंगे। लेकिन जो ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है, जो पूरी दुनिया इसके हिमायती है, इसको अप्रिशिएट कर रही, वही पाकिस्तान जो है में एक रोष है, बौखलाहट है कि ये अमन कैसे, हम तो चाह रहे हैं कि वहां अमन ना हो, हम तो हर वो कोशिश करते हैं जिससे वहां पर जो है वहां के लोग को रेडिकलाइज किया जाए, वहां के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाए और हिंदुस्तान में, कश्मीर में जो अमन ना हो और पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करे। यहाँ एक ऐसी सरकार है कि आपको मारती भी है और यहाँ अपने लोगों में जो बातचीत का वार्ता होना चाहिए वो करके वो हर चीज का समाधान भी निकालती है। तो एक सिंसेबल और सिंसियर सरकार है। जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक किया था, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और मैं आपके चैनल द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक सॉफ्ट कंट्री की तरह हिंदुस्तान को देखा जाता था, अब नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के खुद सांसद में कहते हैं के फ्लोर पे कहते हैं कि अब हिंदुस्तान से डर लगता है और हमारे जब वो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो हमें डर लगता है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके और डिफेंस मिनिस्टर के बाद बोली बंद हो जाती है। हम नहीं कह रही है, खुद फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में पाकिस्तान में ऐसी बात हुई है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, उसकी जानकारी भी मिलेगी कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बावजूद इसके कोताहियां रह गई। वो सैयद जफर इस्लाम साहब, बावजूद इसके उसने ये किया है। और इसी पर मैं एक बार रायना साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूं। रायना साहब, जब 24 जून को ये बातचीत हो रही थी दिल्ली में, राजधानी में आप भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री की बैठक थी, PDP से लेकर NC तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, तब से ही आशंका थी, अलर्ट था कि आप इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके आपके एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से स्ट्राइक करना, मामूली ये धमाका है कि चोट नहीं आई है लोगों को, किसी को, लेकिन ये अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो आप कहीं पर लगता है जैसे आप तैयार नहीं थे, आपने सतर्कता पूरी नहीं बरती, आपके एजेंसीज नाकाम हो गई। जी अंजना जी, आपको याद होगा कि जिस दिन 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उन्हीं पीरियड के दौरान में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया था, सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतिहास रहा है कि जब भी कोई वार्ता की, शांति वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, पाकिस्तान ने हमेशा खलल डाला है। आपको याद होगा जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस से लाहौर जा रहे थे, तो जैसे ही अमृतसर पार किया तो जम्मू कश्मीर के बल जराला
जो राजौरी जिले में पड़ता है, वहां एक बहुत बड़ा खूनी हमला हुआ था। पूरी बारात के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद करगिल के अंदर घुसपैठ की गई थी। जब आगरा के अंदर शिखर वार्ता हुई थी तो जैसे बातचीत आगे बढ़ने का एक शुरुआत हुई तो देश के संसद भवन के ऊपर हमला कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पठानकोट जैसी घटना कर दी गई। इसलिए इस बार तो चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक था, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रकार की पूरी आशंका थी कि इस प्रकार की वारदात हो सकती है। और आपने देखा कि इस ड्रोन हमला जो जम्मू के एक डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि पाकिस्तान की यह साजिश विफल रही। पाकिस्तान और जो भी आतंकी संगठन थे वो इस घटना को, जो उनकी साजिश थी, उसको वो करने में नाकामयाब रहे और 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। पूरा सिस्टम, हमारा जो एयरफोर्स का रडार है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है। NIA की जांच शुरू हो गई है, सभी एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रात 1:30 बजे के करीब जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, चूंकि जिस जगह पर ये हमला हुआ एयरपोर्ट के नजदीक हमारा घर ही है, तो हमने भी तुरंत वहां के सभी जो अधिकारी हैं तुरंत एयरपोर्ट के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, तुरंत उनसे बात करके एयरपोर्ट में हम पहुंचे वहां। और हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, हमारे जितना खुफिया विभाग के अधिकारी हैं बहुत अलर्ट हैं। इस वक्त पूरे LOC के ऊपर जिस तरीके से भारतीय सेना ने और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर BSF ने काम किया है, पाकिस्तान की हर घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। बहुत सारे टनल्स जो सांबा और RS-पुरा के सेक्टर में पाकिस्तान ने बनाए थे, आज तक ने उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से टनलों का इस्तेमाल करके आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता है। वो सब पाकिस्तान के सिस्टम को हमने फेल किया है और घुसपैठ भी फेल की गई है। इस प्रकार के जो ड्रोन की साजिशें हैं पाकिस्तान की, इनको भी हम फेल करेंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी कि हमारे एयरपोर्ट को, डिफेंस एयरपोर्ट को दहलाने की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन आगे क्या, अब किस तरह से हम जवाब देंगे? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी इसके बाद, लेकिन एक बार अभय दुबे जी से रिमार्क ले लेते हैं क्योंकि उस पर आप भी फिर बोल लीजिएगा। अभय दुबे जी, एक सुर में होकर भारत को पाकिस्तान को क्या जवाब अब देना चाहिए, इस पर आप लोग आगे बात करेंगे? क्योंकि आपकी छवि ऐसी बन गई है कि आपको तो भारतीय सेना की वीरता के भी प्रमाण चाहिए होते हैं, चाहे इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक्स हो। देखिए, भारतीय सेना की वीरता के प्रमाण नहीं चाहिए, वो प्रमाण तो चरितार्थ करती है सीमा पर सेना। ये सरकार को चरितार्थ कर रहा है और इसको छोटे दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सितंबर 2020 में DGP जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को डिस्क्लोज किया कि राजौरी के सेक्टर में एक कंसाइनमेंट लेने जा रहे थे, आतंकवादियों को पकड़ा तो ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का ISI बड़ी तैयारी के साथ आतंकियों के साथ मिलकर LOC के हमारे हिस्से में ड्रोन से भारतीय कैश पहुंचा रहा है, भारतीय वेपन पहुंचा रहा है और ड्रग्स ड्रॉप कर रहा है। ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट, 11 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट पकड़ा पुलिस ने, वो पुंछ सेक्टर में पकड़ा। ये 2 बड़े प्रमाण हमारे पास उस समय से मौजूद थे कि बड़ी तैयारी के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना आतंकियों को मदद करने में कर रही है। दूसरा, 23-24 सितंबर को एक रेड के दौरान साउथ कश्मीर में कुछ मात्रा में T-97 NSR राइफल्स पकड़ाई। वो राइफल्स कौन सी है? वो जो PLA यूज करता है, जो चीन की सेना यूज करती है, वो राइफल साउथ कश्मीर में पकड़ाई। और ये क्या था, तो इसके पीछे जब पता लगा कि जो CACP, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए चाइना को बड़ी मात्रा में हेक्सोकॉप्टर्स और ये राइफल दी गई है। तो ये राइफल वहां से सप्लाई हो रही, सरकार को पता था, इंटेलिजेंस को तब से पता था। ऐसा नहीं कि ये नया कोई विषय है, ये जानते थे कि चाइना ने कैसे लॉन्ग विंग ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं।
भारत की सरकार में दिक्कत है, सेना में कोई दिक्कत नहीं ठीक है। भारत की सरकार की सरपरस्ती में 7 साल में अंजना जी इतने आतंकी हमले हुए जिस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन दृढ़ता से सरकार के साथ है। पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाना चाहे हम सारे राजनीतिक दल, सारे देशवासी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी एक बार बोल रहे हैं आपकी बात पर। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी पहले बोल रहे हैं इस पर। क्या इस बात में दम है सर? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जानकारी थी कि ड्रोन वगैरह वो खरीद चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटना को वो अंजाम दे पाए? अंजना जी ऐसे है, ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरे विश्व में मालूम है, और जिस तरीके से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की जो लड़ाई है उसके बाद सबको मालूम है द फ्यूचर वॉरफेयर इज ड्रोन। इससे पहले भी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है, चाहे हथियार गिरा रहा है, चाहे ड्रग्स गिरा रहा है, चाहे एम्यूनिशन गिरा रहा है, और इस बार उसने एक्सप्लोसिव गिरा है। आजकल की टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे चलेगी। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, ये समझ करके हमने काम करना है। बातचीत चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, अपना ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पूरा इन प्लेस होना चाहिए, आपका ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम पूरा इन प्लेस होना चाहिए। सवाल नहीं पैदा होता है ये इस तरीके, जब तक आप कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो जनरल बख्शी साहब के, जब तक वो आप दुश्मन के लिए नहीं पैदा करेंगे तब तक वो करता रहेगा, जब तक उसको ये लगता है कि मैं निकल जाता हूँ। ड्रोन ये ऐसा माध्यम है जिसको आप डिनाई कर सकते हैं, अब मैंने तो भेजा ही नहीं, आपको क्या प्रूफ है? हर बात पे आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने भेजा है? आपको मालूम है कि आप अपना दुश्मन जो है पाकिस्तान जो है इज यूजिंग, एक पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहां शक है? पाकिस्तान सीज फायर नहीं वायलेट करेगा करके बोल रहा है, ठीक है, उधर नहीं कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर सिस्टम बहुत अच्छे हैं, आप इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हवाई आप ड्रोन्स के द्वारा आप इस तरह की कार्रवाई वो तो करेगा, उसका तो मकसद ही वो है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से प्रेशर मिला। हमारा मकसद होना चाहिए उसकी कैसी हिम्मत हो कि वो करके दिखाए, और जब हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तुरंत डिटेक्ट नहीं करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा अंजना जी कि नुकसान नहीं हुआ, आइंदा इसकी तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ड्रोन भारत जहां से भी टेक ऑफ होता है वही गिर जाना चाहिए, नहीं सवाल अगर हम छोड़ देंगे तो इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। एग्जैक्टली, ये आपने सटीक बात बोली है, जहां से टेक ऑफ करता है वहीं गिर जाना चाहिए। अब राव भट्ट साहब और सैयद जफर इस्लाम साहब को जल्दी से दिखाइए, शायद जवाब का वक्त नहीं मिले, लेकिन राव साहब की बात तो सुन ले। राव साहब, इसीलिए तो हिंदुस्तान कह रहा था ना, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बातचीत कीजिए, आप पाकिस्तान से भी जरूरत है तो पाकिस्तान से क्या बात करें, एक देश जो पनाहगाह बना हुआ है आतंकी संगठनों का, जिसका ऑफिशियल आप सोच लीजिए पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, ऐसे मुल्क से बातचीत की जाएगी? क्या बात करेंगे आप? देखिए, अगर मैडम बाबू जी ने खाली ये बोला कि आप बात करिए, दुबई में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार ट्रैक 2 पे बात कर रही है पाकिस्तान से, सीज फायर तो बीजेपी ने किया, तो ये सवाल तो उनसे पूछिए आप, ये सवाल हमसे क्यों आप पूछ रहे हो? हमने अगर एयर स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, अब एक बहुत बड़ा जंग होना चाहिए। हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, हमारे साथ रोज जो है ज्यादतियां हो रही है, वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा। हम तो बिल्कुल अपने सेना के साथ खड़े हैं, शाना बशाना होना चाहिए एक बड़ा जंग, क्योंकि एयर स्ट्राइक भी की। आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है भट्ट साहब? भट्ट साहब, आपको ट्रैक 2 और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता है? जस्टिफाई कर रहे हो ना किसी चीज को, ये हिपोक्रेसी है। आप मुझे बताएं, आप वो निकले थे हम आइसोलेशन में पाकिस्तान को, इंडिया हिपोक्रेट है, पाकिस्तान महान है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं इंडिया हिपोक्रेट है, इंडिया में हिपोक्रेसी है, पाकिस्तान महान है। आप भूटान की बात करें, आपको इंडिया में हिपोक्रेसी दिख रही है? इंडिया के पॉलिसी में आपको हिपोक्रेसी दिख रही है? फॉरेन पॉलिसी, मिस्टर भट्ट आवाज नहीं आ रही क्या? अंदर वाली पॉलिसी फेल। आप मुझे बताएं, इन्होंने 370 उठाया, सिर्फ बीजेपी। राव भट्ट साहब, आवाज नहीं जा रही क्या उनको? किसको फायदा हुआ? राव भट्ट, एक्सटर्नली राव भट्ट होना पड़ा, राव भट्ट एक्सटर्नली हमें तो बताया जा रहा है कि आपको आवाज जा रही है, फिर आप क्यों नहीं जवाब देते सवाल सुन के? सिर्फ पार्टी बेसिस पे सोच रहे हैं, हमें आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिखती है। हम तो कह रहे हैं जंग होना चाहिए, हम बिल्कुल शाना बशाना रहेंगे अपने सैनिकों के साथ, हम थोड़ी पीछे हट रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब,
उनको जरा समझाइए, उनको इंडिया की पॉलिसी में उनको हिपोक्रेसी दिख रही है। ये वो लोग हैं जो अनुच्छेद 370 की राजनीति करते हुए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हुए प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स करने लगते हैं। आज इनका खून खोलना चाहिए कि इंडिया में इस तरह से अटैक हुआ है, पहली बार किसी मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। खून इस बात पर खोलना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हिपोक्रेसी इंडिया में दिख रही है। नहीं, ये हिपोक्रेसी आप कर रहे हो। आपको जब हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई गलत पॉलिसी तैयार की, तो राव भट्ट जी, मैं आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। इनका आवाज कम करवाइए, सुनेंगे नहीं। हमने यही बोला कि अरे सुन लीजिए राव भट्ट साहब के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या? उनको आवाज नहीं जाती है? मिस्टर राव भट्ट, जब आपको बिल्कुल हम भारत के साथ हैं, और अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो जो बोलना है बोलते रहिए। जब आपने कहा कि ये हिपोक्रेसी है, आपने कहा, जब हमने पॉलिसी बताई इंडिया की कि फॉर्मल टॉक्स बंद है, तो आपने कहा ये हिपोक्रेसी है। नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में आपकी रूह कांपती है। अंजना जी, पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, बताइए पाकिस्तान आतंकियों को शह देता है। एक सेकंड राव भट्ट, अगर आवाज जा रही है और आवाज कानों में पहुंच रही है, तो फिर सुनिए मेरी बात। बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ, बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ 2 लाइन बोलिए आप। हम तो रोज मर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। फिर जलेबी बनाने लगे, जंग हो, ये खत्म हो जाएगा मसला। फिर जलेबी बनाने लगे। हम कहते हैं, हम तो कहते हैं कि फिर अगर हमने इससे पहले जलेबी पाकिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक्स की, अब जंग ही करेंगे वंस फॉर ऑल। हम मुसीबत में हैं, रोज मुसीबत में, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आवाज नहीं पहुंचती इनके कानों तक। खत्म हो जाए। एक सवाल पूछ दीजिए तो इधर उधर घूमने लगते हैं। राव भट्ट, नहीं, बोलिए पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के खिलाफ 2 लाइन नहीं बोल सकते आप। डरते हैं आप लोग। आप एंकर तो नहीं लग रहे हो, आप तो स्पोक्समैन आप डरते हैं बोलने में। नहीं, हम नहीं डरते। किसने बोला आपको? आपको यही लगेगा, और आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो आज। देशभक्त होने की आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो। आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन लग रहे हो। आपसे आप जो है ना, आपको लोग आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हो। जो है बैलेंस करें, आप बैलेंस करें इस चीज को। आप क्या बोलेंगे? देखिए जरा इनकी आवाज कम कर दीजिए, निगरान में झांकिए और ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे शब्द बोलने से आपकी मानसिकता दिखती है। आपकी मानसिकता इतनी बीमार हो चुकी है कि उसका कोई इलाज नहीं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। राव भट्ट, मुझे नहीं पता कि आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं या नहीं पीडीपी के, लेकिन आपकी भाषा बहुत ही असंयमित है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में आपकी रूह कांपती है। डरते आप, खौफ खाते हैं उस देश से, क्योंकि पता नहीं क्या रिश्ता है आपका। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप बातचीत कीजिए और इंडिया की पॉलिसी पे कीजिए, तो आप हिपोक्रेसी का जिक्र करते हैं। शर्मनाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता आपके जैसे। सैयद जफर इस्लाम साहब, उसके बाद जीडी बख्शी बोलेंगे। आवाज नीचे कीजिए उनकी, आवाज खत्म कीजिए उनकी। देखिए अंजना, एक सवाल का जवाब नहीं देना है, उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। जाके अपने बच्चों को सिखाइए ऐसे उल्टे सीधे शब्द, यहाँ पर जरूरत नहीं है उसकी। सैयद जफर इस्लाम। अंजना जी, सबसे पहले तो राव भट्ट को ये बताना चाहते हैं, और उनके मुखिया को भी, इनके द्वारा और इस प्रोग्राम के द्वारा, कि दुश्मनों को ठोकना पड़ता है, ठोका जाता है, ना कि उनको इंगेज करके उनसे आके बुला के बात की जाती है। और जहां तक इनको पता नहीं, ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी दुनिया का दस्तूर है। ये कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं, ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी हर देश करता है, और वो क्या होता है किसी को पता नहीं। आपको भी जानकारी नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं। ये जो बेहुदा बात कर रहे हैं कि अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी, इनकी आवाज, इनको कान में ईपी नहीं लगाए, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है, खाली बोलना ये टीवी पे सुन के बोल रहे हैं। इनको जरा नीचे कर दीजिए। इनकी आवाज दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रविंद्र रैना भी बोलना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी भी बोलेंगे इसके बाद। मैं इनसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दूसरी बात मैं बोलिए, उनको जितना जहर बोलना था, एक दिन का कोटा हो गया उनके। इन पे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तरस आता है इनको और इनकी मुखिया पर। बट मैं जरा कांग्रेस के जो अभय दुबे जी हैं, उनकी बात भी सुना तो उन पे बोलना चाहता हूँ। उनको वो कह रहे हैं कि हमें परमान नहीं चाहिए। अरे भाई, आप तो जिस तरह से आर्मी से, एयरफोर्स से, जिस तरह आपने बार बार प्रमाण पत्र मांगा, जो भी काम करते हैं आपके लोग उनसे बोलते हैं कि आप दिखाओ, वीडियो दिखाओ, प्रूफ करो। अरे आप तो वैसे ही, जिसको आप मुझे जितनी गालियां दे दो, मुझे जितनी गालियां दे दो, हमें गालियां दे दो, आप तो अच्छे इंसान, पार्लियामेंट का हमने कहा था कि जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है उसको वापस लेंगे। वहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना और पाकिस्तान। बारी बारी से अभय जी में आ रही हूँ, अभय जी आ रही करता है,
तो वह देखिए जिस तरह से नापाक अभय दुबे हरकत जी। पाकिस्तान करता वहां सैयद जाके आप जफर बैठ इस्लाम जाते, साहब, आपके लोग अपनी बात आपके पूरी लोग कीजिए जो 2 लाइन में, फिर पाकिस्तान- अभय दुबे जी बोलें। पाकिस्तान के हिमायती बन जाते। बस 2 लाइन में कह रहा हूं, देखिए जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत किया, इनके लोग बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के हिमायती बन गए। बनी शक्कर अय्यर को कौन भूल सकता है, सलमान खुर्शीद को कौन भूल सकता है। और जब लगा कि सब कुछ पाकिस्तान जरा डरा हुआ सहमा हुआ है, तो यहां आंख दिखाती है इस आर्मी को कौन? पाकिस्तान की हिम्मत थी तो कांग्रेस पार्टी आंख दिखाना शुरू करती, प्रमाण पत्र दो, प्रूफ दो। अरे भाई गालियां देते हो आप फौजियों को, इतना हमारे जवानों को इतनी दिन भर गालियां देते हो और कहते हो कि बाद में कि वैसी वजह से अच्छे आदमी हो। ऐसा नहीं चलेगा। आप देश की पॉलिसी जो है उसको समझिए। आपके समय में ठीक है, कमजोर अभय देश दुबे जी था, जवाब मैं दीजिए। मानता हूँ अभय जी बोलेंगे, प्रिपेयर्डनेस के अभय हिसाब जी। से देखिए, इसके 4-5 दिन आजाद की प्रिपेयर्डनेस भारत होती थी वॉर की, आज 40 दिन के प्रिपेयर्डनेस। आजाद अभय जी। भारत के इतिहास नहीं, में लेकिन एकमात्र सैयद राजनीतिक जफर दल। इस्लाम साहब, हाँ, जवाब सुनिए। एक मिनट। हाँ, आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी डिफेंस ने शिकायत की चुनाव आयोग को कि राजनीतिक इस्तेमाल हमारा कर रहे हैं। एक बात, अरे 1995 का ऑल पार्टी रिजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि पीओके का वो हिस्सा अरे भाई, हर हाल हमने तो में हम कभी- लेंगे। हमने तो प्रधानमंत्री कभी जी मनोबल भी नहीं खोलने तोड़ा को ना। तैयार नहीं। अभय दुबे चाइना जी, इकोनॉमिक किसी- कॉरिडोर बना रहा है वहां नहीं, पर। अब सेना का मनोबल किसने तोड़ा? सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? वो आपकी पार्टी ने किया। सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? सैयद जफर सेना का इस्लाम साहब, मनोबल प्लीज। तोड़ने का काम किसने प्लीज, किया? प्लीज, बताइए। प्लीज अभय जी को बोलने दीजिए, बारी बारी से, प्लीज। एक ही सवाल कर रहा हूँ, अभय दुबे जी को सेना बोलने का दीजिए। मनोबल किसने तोड़ा? किसने तोड़ने की कोशिश की? ये तो हमारे सेना जो आपकी बातों का ध्यान ठीक है, नहीं रखते। जवाब दे रहे हैं, बोलने उनकी आवाज कम जवाब दे रहे हैं। अभय जी को बोलने दीजिए। सांसद महोदय, देखिए, सांसद ये महोदय, रिजोल्यूशन हमने पास किया था कि हम लेंगे। वहां पर बहुत बड़ा सांसद इंफ्रास्ट्रक्चर जी, डेवलप कर रहा है चाइना, ये जफर मुंह नहीं खोल साहब, रहे। दूसरा, मैं जफर दूसरा साहब। प्रमाण देता हूं। चाइना ने 2015 में ही एक व्हाइट पेपर इशू किया है ऑन डिफेंस स्ट्रेटेजी। उसने कहा यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर हम काम कर रहे हैं। वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल और भूटान को हथियाना चाहता है। उसी की तर्ज पर लद्दाख में 1200 स्क्वायर किलोमीटर आज भी कब्जा करके बैठा है। कैलाश रेंजेस आपसे खाली करा ली। हमारे रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोल दिया कि डिसंगेजमेंट हो रहा है, चीन की सेना भी हट जाएगी, हमारी सेना भी हट जाएगी। सिर्फ हमारी सेना भारत के हमारे हिस्से से पीछे हटाई गई है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ था 71 डेज का। देश को झूठ बोला उस समय आपने कि डिसंगेजमेंट हो गया, चाइना वापस चले गया। 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्वीकारा कि उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। देश की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। हम सब सरकार के साथ है, मगर क्या सरकार देश के साथ दृढ़ता से खड़ी है? सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है। प्रधानमंत्री सेना के साथ खड़ी है। स्टैंडिंग कमेटी भी आपके खिलाफ ये बातें जनरल बख्शी, जनरल कुलकर्णी को दिखाइए, फिर रायना साहब से मैं जवाब लूंगा। ठीक है, जनरल बख्शी। देखिए, आज एक गंभीर घटना हुई है। पाकिस्तान ने पहली बार ड्रोन्स का ऑफेंसिव यूज किया। लॉजिस्टिकल यूज वो कुछ समय से कर रहा है, कुछ महीनों से लगातार वो हथियार, असला, बारूद, पैसे और ड्रग्स ड्रोन्स के जरिए भेज रहा है। चाइनीज, तुर्की ड्रोन उसने काफी खरीदे। आज पहली बार उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑफेंसिव तौर पे, मतलब एक्सप्लोजिव गिराने के लिए किया है, वो भी हमारे एक बहुत सेंसिटिव एयर बेस पे। ठीक है साहब। अब यहां पे जब भी ऐसी कोई वारदात होती है, चें शुरू हो जाती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, ये करो, इसको फांसी पे टांगो, उसको गले पे लटकाओ, उसका गला रेत दो। देखिए साहब, जो ड्रोन होता है इसकी रडार क्रॉस सेक्शन नहीं के बराबर होती। इसको रेडार पे भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ इसमें जब तक आपके पास सही इक्विपमेंट नहीं आता, आपको कुछ हदबंदिशें होगी ड्रोन से डील करने में के लिए। उसका सही जवाब है आक्रामक, जैसे को तैसा। वो ड्रोन का इस्तेमाल करें। आपके पास कोई ड्रोन की कमी है, आप भी इस्तेमाल करिए। आपके पास फाइटर्स हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, आपके पास क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, आपके पास पिनाका है, आपके पास हजारों जो है जरिए वापस पलटवार करने के हैं। अगर वो हमारा एक कतरा भी खून गिराने की कोशिश करता है, एक कतरे के बदले उसको 100 कतरे अपने इलाके में देने होंगे।
यू सी अदरवाइज हम लोग तो बिल्कुल सारा जो जनरल कुलकर्णी, इनिशिएटिव क्या ये ठीक है? वो सरेंडर कर देते हैं दुश्मन को। हर पहल वो जी। करे, हर पहल वो करे, पाकिस्तान करे, क्यों करे? ठीक, हमको भी जनरल पहल करनी चाहिए। और जैसे को तैसा ये डिफेंस अब नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि देश को हमने दिखा दिया है, न्यूक्लियर पास की हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक जनरल कुलकर्णी, आपको एयर स्ट्राइक से दिखा दिया, दैट मस्ट बी कंटिन्यूड। अंजना जी ये वेकअप कॉल है, और क्योंकि ये वेकअप कॉल है, जैसे जन बख्शी भी कह रहे हैं, अगर ये वेकअप कॉल है और हमने देखा है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स में हमें काफी सफलता मिली है, यही कारण है कि अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, हमको ड्रोन के काउंटर मेजर्स लगाने पड़ेंगे। जब तक हम टेक्नोलॉजी में उनसे 3 कदम आगे नहीं होंगे तब तक वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान को जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, बातचीत करती रहनी चाहिए, बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इस बात का जो एहसास है पाकिस्तान या चीन या कोई भी, उनको लगना चाहिए कि वाकई हिंदुस्तान एक मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसमें उंगली दी तो भनभना गए तो उनका नुकसान होगा। जब इस बात का एहसास इन दोनों देशों को होगा कि ये दोनों देश जो है इन्होंने ठान लिया कि हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो अगर दुश्मन है तो हम भी उनको सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। और वो जो अपना माइंडसेट है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, रायना साहब आपका जवाब, रायना साहब आपका जवाब जो अभय जी ने कहा था उस पर। जी सर, वक्त की कमी है सर। जी अंजना जी, अगर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर रजौरी, पुंछ जैसे क्षेत्रों में हथियार गिराने की कोशिश की या नारकोटिक ड्रग्स गिराने की कोशिश की, तो हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी जो सरगना हैं, आतंकी संगठनों के बड़े बड़े जितने भी सरगना हैं, उनको सेना, पुलिस और हमारे सशस्त्र बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थानीय चलिए सर, हमें वक्त की जरा कमी पड़ गई, इसीलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर सेना तैयार है, सवाल भी यही है। देखिए, मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन अटैक, और वो भी ड्रोन से पहली बार इस तरह का हमला हुआ है। भारत को इसका माकूल जवाब देना होगा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।